समझ में आया आपको डिफरेंस? ओके, थैंक यू। अब आगे जब हम एग्जांपल्स लेंगे ना, तो मैं आपको उन एग्जांपल से बताऊंगी कि डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में और कांस्टेंट में क्या फर्क है। कांस्टेंट जो है, देखिए, एक प्रॉब्लम के लिए उस कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, दूसरे किसी प्रॉब्लम में वो कांस्टेंट की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं कि जी मैंने आपको जो स्पीड डेटा भेजा है, वो अब जब हम आगे मैनिपुलेट करेंगे, हम उसे ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो मुख्तलिफ आपको उसमें से चीज़ें पता चलेंगी। फॉर एग्जांपल स्पीड है, अब किसी रोडवे पे यहाँ पाकिस्तान में भी और हर जगह पे हम एक स्पीड लिमिट डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 30 माइल पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है। नाउ दैट स्पीड लिमिट इज अ कांस्टेंट। उस पर्टिकुलर रोडवे के लिए वो स्पीड कांस्टेंट है, वो स्पीड लिमिट कांस्टेंट है। 2 रोड्स, 3 रोड्स, 4 रोड्स, अच्छा वो जो है फिर, क्योंकि मेरा अगर प्रॉब्लम डिफाइन है एक पर्टिकुलर रोड के लिए, तो उस रोड के लिए वो नंबर कांस्टेंट है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल कांस्टेंट। लेकिन अगर लेकिन मैं कहूँ कि जी अब मैंने दूसरे रोड की बात की, फिर मैंने तीसरे रोड की बात की, तो वो स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है, then it becomes a discrete value। तो for a particular problem अगर एक नंबर चेंज नहीं होता है, we call it a constant। लेकिन वो नंबर जो वेरी कर रहा है, it could be continuous, it could be discrete, लेकिन discrete के अंदर ये होगा कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, it will be 1 2 3 4 5 और 0। और continuous ये होगा कि वो it can take any value, डेसिमल वैल्यू भी ले सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स थोड़ा सा हम समराइज करते हैं, हम अपने जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है। कि हमने ये डिस्कस किया कि जी हम स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कहा कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वी डिफाइन द वेरिएबल्स, डिस्क्रीट होता है, कांस्टेंट होता है, कंटिन्यूअस होता है, और इसको आप वेरिएबल को लिख सकते हैं किसी भी एक अल्फाबेट के यूज करके। यूजुअली y, वेरी कॉमनली y और x यूज होता है, और उसमें भी y जो होता है वो ज्यादातर आप ये बताते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप लिखते हैं तो y से लिखते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब आप लिखते हैं तो x से लिखते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है कि जिसके बदलने में, जिसके वेरी होने में इट डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल्स, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे आर नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे हम ये कहेंगे कि जी किसी भी फॉर एग्जांपल कहीं भी वेदर है, अगर हम वेदर की बात कर रहे हैं ना, वेदर या कि बारिश है ना, बारिश का होना या कितनी बारिश होगी वो दैट डिपेंड्स अपॉन ये कि, और मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं कि जी ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ऑल दोज फैक्टर्स। for the rainfall, for the amount of rainfall, the humidity and the other factors, they are independent variable, क्योंकि amount of rainfall जो है वो depend कर रहा है इन factor के ऊपर। I am not into environmental engineering और meteorology, so हो सकता है कि इस example में मैं कुछ goofy बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस traffic engineering की बहुत simple सी problem बताती हूँ। मैं कहूँगी कि जी यहाँ पे एक कोई स्पीड लिमिट है एक रोडवे के ऊपर, और तो गाड़ियों की स्पीड क्या होगी, तो आप ये कहेंगे कि जी गाड़ियों की स्पीड जो है ना वो डिपेंड करेगी कि वहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी है, वहाँ पे रोड कैसा है। अगर बहुत ही फ्रिक्शनलेस रोड बना हुआ है तो ऑफ कोर्स हाई स्पीड होगी। हाईवे पे आप देखते हैं कि वहाँ पे हाई स्पीड होती है क्योंकि वहाँ पे आपने पोस्ट जो स्पीड की हुई है वो ज़्यादा है। सो पोस्टेड स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी जो व्हीकल्स की स्पीड है, बल्कि वाइसी वर्सा, व्हीकल्स किस स्पीड से जाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे स्पीड क्या पोस्ट की है। तो पोस्टेड स्पीड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और व्हीकल्स की जो स्पीड होगी, जो ऑपरेटिंग जो व्हीकल्स जो स्पीड से जा रही है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Okay, then we come to organizing the data. So after you define your data, you know what your variables are, आप organize कैसे करेंगे। जब आपके पास बहुत ज़्यादा large quantity में data होता है ना, तो what do you do? आपको उसमें से trends देखने के लिए, उसमें से conclusions draw करने के लिए बहुत wisely आपको उस data को organize करना होता है। बहुत simple techniques जो हम एक्सेल वगैरह में यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि जी हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को देखते हैं,
डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को देखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब डेटा को हम देखते हैं तो उसका फायदा हमें क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस डेटा की रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसीज हमें नजर आ जाती है उसमें कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी ये है, और आपको एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो जाती है उससे। आपको एक नॉलेज मिलती है उस डेटा से, ऑर्गेनाइज जस्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। और इफ द डेटा सेट इज लार्ज इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो आप क्या करेंगे कि जो उसको ग्रुप में डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल हियर मैंने आपको जो एक एक्सेल डेटा शीट भेजी है, द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग क्लास, उसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स है और 100 स्टूडेंट्स की हाइट वेरी करती है। आपने क्या किया कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन द ग्रुप अगेन, कि आपने कहा कि जी हम इस 2 इंचेस के इंटरवल में डिफरेंट ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं। आप इस इंटरवल को कैसे निकालते हैं, आपको कितने नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए, अगेन इसके लिए भी इक्वेशंस है, इसके लिए भी एम्पिरिकल फार्मूला है जो डिपेंड करता है कि आपकी डेटा की रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स क्या है। उस पर डिपेंड करके आप, अगर आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप्स के अंदर तो आप ये निकाल सकते हैं कि जी अब इसमें इसके ऊपर ये कि आपने कहा कि हम 5 डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करेंगे और हर उसके जो रेंज होगी वो 2 इंच की होगी, 60 to 62, 63 to 65, ऑल दीज। फिर आपने कहा कि 60 to 62 इंचेस के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि 5 स्टूडेंट्स की हाइट ऐसी है जो 60 to 62 इंचेस के अंदर फॉल होती है। फिर लाइकवाइज 18 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 63 to 65 इंचेस में फॉल होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस तरह से ऑर्गेनाइज करने का आपको फायदा क्या हुआ? सबसे पहले तो आपने देखा कि जी डेटा सेट की रेंज क्या है, इट्स 60 इंचेस एंड इट्स 70 इज द मिनिमम एंड 74 इज द मैक्सिमम। आप ज्यादा से ज्यादा किस रेंज के अंदर लोगों की हाइट जो है वो फॉल करती है। तो आपने कहा 60 to 60 इंचेस में तो 62 में तो 5 है, बट 5 + 18 + 42, तो ये आपको बता रहा है कि 65 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हाइट 60 to 68 इंचेस के अंदर वेरी करती है। जस्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा आपको ये आइडिया हुआ कि जी किस तरह का ट्रेंड है, आपने उसमें से चीजें लर्न की, आपने उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। सो अगेन जब हमारा बहुत बेसिक, जब हम अपनी रिसर्च लेके चलते हैं, जब हम अपना काम शुरू करते हैं, जब हमारे पास डेटा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो कि जरूरी नहीं कि आपको हर वैल्यू मिल सके, ठीक है। आप SPSS में देखेंगे कि अगर आपका डेटा मिसिंग है तो उस मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने की क्या तरीके हैं। एक बहुत सिंपल तरीका है, अगर कोई मुझे बताएगा कि मेरे पास डेटा सेट है और उसमें से कुछ मिसिंग वैल्यूज है, मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगी? इट्स वेरी सिंपल। किसी को आइडिया है? एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। आपको लीनियर इंटरपोलेशन का आपने सुना है नाम, कि किस तरह से अगर मेरे पास मेरे पास फॉर एग्जांपल y1, x1, x2 एंड x3 है, 3 नंबर्स हैं और हर x के साथ एसोसिएटेड मेरे पास एक y की वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी ये एक नंबर A जो है उसकी हाइट 62 इंचेस है, नंबर C की हाइट जो है वो 65 इंचेस है और नंबर B की हाइट में मेजर नहीं कर सकी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास चूंकि A और C का डेटा है, मैं इनको इंटरपोलेट करूंगी और उससे B की हाइट निकालूंगी। अगेन लीनियर इंटरपोलेशन। ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, हर जगह इक्वेशंस मौजूद है, हर जगह एम्पिरिकल वैल्यूज, एम्पिरिकल इक्वेशंस, मॉडल्स मौजूद हैं। तो हमें गैस नहीं करना पड़ता, वी हैव इक्वेशंस फॉर दोज। Linear interpolation is one of the techniques to find out the missing values. So अगर मैं ये कहूँ कि हम जब भी हम statistics की बात करते हैं, so what we do, we collect the data and then, और जब आप अपना इंशाल्लाह थीसिस करेंगे, dissertation करेंगे, then that is how you will work. आप data collect करेंगे, then you will organize your data.
okay, organize the data, and then if there are missing values then you will try to find out the missing values. और दूसरी बात ये होगी कि जब अपना डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप ये बात औक़ात ये हो सकता है कि आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उस पॉपुलेशन से, उस सैंपल से आपको लगता है कि कहीं बाहर के हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है 10-15 लोग हैं, 15 लोगों में से 4 की मतलब ये हो सकता है कि 2 की हाइट जो हो वो 6 फीट से अबव हो, बाकी की एवरेज जो हो वो 5 फीट 8 इंचेस 5 फीट 6 इंचेस हो। जो 2 लोग हैं वो आप, और जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफरेंस होता है तो हम कहते हैं कि जी आउटलायर्स हैं ये, दे डू नॉट लाई इन द सैंपल हाउएवर दे आर इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो ये चीज़ें होती है कि आप ये देखते हैं कि आउटलायर्स क्या हैं आपके डेटा में, क्या आपको वो आउटलायर्स रखने हैं, अगर आपको निकालने हैं तो आपको निकालने का भी कोई रीज़न होना चाहिए, अगर आप रखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। सो यू लुक फॉर ऑल दीज फैक्टर्स इनटू योर डेटा। सो you look for the outliers, then you look at the, and then फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने ऑर्गेनाइज किया, then what you do is the next thing is you visualize your data. That is a very basic concept, that is the first step when you go for your statistical analysis. Again बाज़ औक़ात ये होता है कि आप you don't even go to the models, आप वहाँ तक जाते ही नहीं, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जी अपने डेटा को प्लॉट करना है, डेटा को उसके अंदर ट्रेंड्स देखने हैं, और उसके लिए डिफरेंट ग्राफिकल टेक्निक्स हैं। आपने एक्सेल में देखा होगा, आप स्कैटर प्लॉट्स करते हैं, अपने स्कैटर डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड, वो आप डिफरेंट जो ग्राफ्स बनाते हैं, अगेन प्लॉटिंग द ग्राफ इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सो प्लॉटिंग द ग्राफ, और आप इसको ये कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, सॉरी फॉर द टाइपो, आप इसको ये कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, यानी यू आर विजुअलाइजिंग द डेटा। ठीक है, सो आर वी ऑल टुगेदर, हम चीजें समझ में आ रही हैं हमें? यस, ओके, थैंक यू। सो देन अब हमारे नेक्स्ट ये जो स्टेप है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। Why do we visualize the data? We actually visualize the pattern in our data set. उस डेटा को सिर्फ प्लॉट करने से, अब आप देखेंगे कि डेटा को प्लॉट करने से आपको कितना आइडिया होता है। That is how we all, Dr. Zebi and I and like all the researchers, when we begin our research, और जब भी हम कुछ मतलब काम करते हैं, it's not only at the research level, it's every level. आपने वो अपने खबरनामे भी जब हम देखते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस न्यूज, दे शो यू द ग्राफ, दे शो यू द ट्रेंड्स, दैट इज द डेटा विजुअलाइजेशन, कि आपको ग्राफ्स बताते हैं वो। सो वी यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स, वी प्लॉट द ग्राफ। सो लेट्स सी हियर। अच्छा, अब मैं आपको पहले बहुत ब्रीफली ये बता दूं कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है, क्या नहीं होता, और इसके बाद फिर हम SPSS को इंशाल्लाह यूज करेंगे कि अपने काम के लिए। और स्कैटर प्लॉट ये होता है, आपने अपना डेटा एक वेरिएबल के अगेंस्ट दूसरा वेरिएबल को प्लॉट किया। तो फॉर एग्जांपल मैं अगेन वही अपने, सिंस आई एम ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, ट्रैफिक में मैं काम करती हूँ, तो मुझे उसका ज़्यादा मैं फेमिलियर हूँ उस चीज़ से। तो मैंने कहा कि जी यहाँ पे पोस्टेज स्पीड जो है वो रोडवेज पे इतनी है, किसी पे 30 किलोमीटर पर आवर है, किसी में 45 किलोमीटर पर आवर है, उसके अगेंस्ट मैंने प्लॉट किया कि व्हीकल की स्पीड कितनी है, जो वहाँ पे व्हीकल जाती है एक्चुअली उनकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये आपको ये बता रहा है कि एक्स वेरिएबल जितना ज़्यादा हो रहा है, वाई वेरिएबल में भी आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है। जस्ट बाय प्लॉटिंग दिस इंफॉर्मेशन आपने कंक्लूड किया कि जिस तरह मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आगे बढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल जिस तरह में नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस होल्ड मेरा इंक्रीज हो रहा है,